एलन नीट मेजर टेस्ट सीरीज। नीट 2026 का पहला टेस्ट हुआ जिसमें 11th क्लास का फुल सिलेबस टेस्ट पूछा गया था, जिसमें हमने बायोलॉजी का सोल्यूशन कर लिया एंड उसमें आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया है। बहुत लोगों की डिमांड थी कि फिजिक्स का भी सोल्यूशन है, केमिस्ट्री का भी है, तो फिजिक्स का भी सोल्यूशन आ गया है एंड इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 45 तक हर एक क्वेश्चन में क्या की पॉइंट यूज किया गया था, क्या फार्मूला यूज किया गया था, ताकि आपको सारे डाउट अभी क्लियर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वर्मा, आप देख रहे हैं मेडिकल माइंड। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो ताकि आपका टाइम खराब ना हो। तो आ चुके हैं हम एलन मेजर टेस्ट 1 के फिजिक्स के सभी फार्मूला। आज यहाँ पे देखेंगे कि पहले टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 1 से लेकर 45 तक, किस क्वेश्चन में क्या फार्मूला, क्या की पॉइंट यूज हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर आपको पता होना चाहिए था कि ए वेक्टर बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू उसका यूनिट वेक्टर, एंड ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर सम ऑफ द टू वेक्टर क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये दो बेसिक चीजें आपको पता होती है, क्वेश्चन आपको बन गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या फार्मूला पता होना चाहिए था, यूनिट एंड डायमेंशन का, यूनिट कन्वर्जन का फार्मूला पता होना चाहिए था, दैट इज n1 u1 बराबर n2 u2, जहाँ पे n1 क्या है, n1 इनिशियल मैग्नीट्यूड है और u1 उसकी यूनिट, एंड n2 जो फाइनल मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है जब यूनिट u2 हो जाती है। तीसरे क्वेश्चन में आपको m0 l0 t1 डायमेंशन दिया गया था, इसको आपको कन्वर्ट करना था f की पावर x, w की पावर y, t की पावर z में। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन आप लिख लेंगे mlt-2 की पावर x एंड वर्क का यानी कि ml2t-2 की पावर y। इस तरह से करके आप कंपेयर करके सॉल्व करना था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए था s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि स्पीड कांस्टेंट है एंड स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है यानी कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट है एंड स्पीड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, देन वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये चीज पता होती तो आप क्वेश्चन बना लेते। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो जिनको तो फैक्ट याद होगा वो बहुत आसानी से कर लिया होंगे इस क्वेश्चन को। किसी प्रोजेक्टाइल को आप अगर फेंकते हैं देन अगर h1 हाइट पे जाने में t1 समय लगता है एंड वहीं टाइम t=0 से ही अगर जाता है लौट के आने में h1 हाइट पे, जब लौट के आके h1 हाइट पे पहुंचता है तो t2 समय लगता है, देन t1 प्लस t2 क्या होता है, टोटल टाइम पीरियड हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें आपको फोर्सेस का कंपोनेंट लेना पता होना चाहिए था, दैट इज जहां जिस तरफ से एंगल दिया गया उस तरफ cos थीटा एंड दूसरी तरफ sin थीटा होगा। एंड नॉर्मल हमेशा बॉडी के कंटेक्ट सर्फेस के ऊपर लगता है एंड नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए था, तो क्वेश्चन बन जाता। क्वेश्चन नंबर 8 किसका था, एग्जाम्पल था भाई ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, कि जब यूनिफॉर्म मोशन है उसमें अगर हम फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगा देते हैं देन क्या होता है। तो वहाँ पे सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन तो वेरी कर रहा है यानी कि वेलोसिटी वेरिएबल है बट स्पीड कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, बस ये नेट बचा हुआ फोर्स टुवर्ड सेंटर होता है जिसको हम इक्वेट कर देते हैं इज इक्वल टू mv²/r। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सीलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स बाई मास होता है, ये तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बन जाता। एंड क्वेश्चन नंबर 10 पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है एंड अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाते हैं देन एक्स मैक्सिमम हो जाता है, देन तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 0 देन वेलोसिटी मास तो 0 हो नहीं सकता यानी कि वेलोसिटी 0 रही होगी उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बन जाता अगर पता होता कि पावर इक्वल टू एफ डॉट भी होता है, क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है पावर एंड एक्सीलरेशन इक्वल टू dv/dt होता है। देन क्वेश्चन नंबर 11 बन जाता। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, देन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होती है। अगर ये बात आपको पता होती है देन क्वेश्चन नंबर 12 आपका बन जाता। क्वेश्चन नंबर 13 भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से था। यहाँ पे टेंशन क्या है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड इसी को क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज जिसको इक्वेट कर देते हैं हम किसके, mv²/r से। एंड आपको पता होगा v बराबर ओमेगा r होता है जिसे इज इक्वल टू m ओमेगा²r भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता बट क्या होता है, नेट बचा हुआ फोर्स टुवर्ड सेंटर, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं एंड ये जो बचा हुआ है इसको इक्वेट करते हैं इक्वल टू mv²/r। तो पहले केस में कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है नहीं, तो na जो नॉर्मल एक्शन है na इक्वल टू mg होगा। दूसरे केस में जब तक सर्कुलर मोशन करेगा देन नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ही रहेगा, देन इसीलिए बी केस में mg बड़ा होगा एंड mg माइनस nb बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv²/r। तो यहाँ से nb निकल के आता है mg माइनस mv²/r। एंड सी केस में क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा जब भी सर्कुलर मोशन होगा, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एनसी ज्यादा होगा, एनसी माइनस mg बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि सेंटर की तरफ बचा हुआ फोर्स इक्वल टू mv²/r, देन एनसी इक्वल टू mg प्लस mv²/r हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा नॉर्मल फोर्स कहाँ पर लग रहा है, सी में लग रहा है, उससे कम ए में लग रहा है, सबसे कम बी में लग रहा है। सो अभी हमने कितने डिस्कशन कर लिए क्वेश्चन नंबर 14 तक, तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन थे। अगर आपको बेसिक फार्मूले याद हैं, आपने एक दो बार प्रैक्टिस की है, तो क्वेश्चन आपके बन गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 14 में आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बाय द वे अभी जो वीडियो लेट आया इसका रीजन है कि मुझे थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था 1 से 1.5 दिन के लिए, और अभी जो हेल्थ इशू है ठीक हो चुका है, इसीलिए वीडियो कंटिन्यूसली आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही
इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। कभी भी कोई बेकार वीडियो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगी इन वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फैक्ट पॉइंट आपको याद होना चाहिए था कि सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मास ऑलवेज जीरो होता है। सेंटर ऑफ मास पर सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मास जीरो होता है, यानी कि m इंटू आर की वैल्यू जीरो होती है, सम ऑफ m इंटू आर की वैल्यू जीरो होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में आप जानते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इजिकल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपन m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे अप टू n तक होता है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास से यहाँ पर बैट को काटा गया है तो x सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा, तो m1 x1 का मैग्नीट्यूड बराबर m2 x2 हो जाता है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे कि x1 अगर बड़ा है देन m1 कम होगा, एंड x2 छोटा है देन m2 बड़ा होगा। सो इससे आप कंपैरिजन लगा सकते हैं कि कौन से बैट के कौन से पार्ट का मास ज़्यादा होगा, जिसकी लेंथ कम है उसका मास कम होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पता होना चाहिए था कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है कंजर्व होती है प्योर रोलिंग के केस में। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, जबकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। एंड हालो स्फीयर के लिए आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 2/3 mr² होती है, आपको पता होना चाहिए था। दूसरा फार्मूला v बराबर आर ओमेगा, दैट इज ओमेगा इक्वल टू v/r, आपको पता होना चाहिए था। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, फाइनली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल जीरो हो जाएगी एंड काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल है वो भी जीरो हो जाएगी, एंड फाइनली सिर्फ बचेगा पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। तो हाफ mv² प्लस आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgh, एंड आई की वैल्यू 2/3 mr² रखेंगे। तो यहाँ पे 5/6 mv² इक्वल टू mgh, देन वेलोसिटी का आ जाएगा √6/5 gh आ जाएगा मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ईजी था, मतलब अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होता तो हो जाता। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 में आपको पता होना चाहिए कि टार्क इजिकल टू आई अल्फा होता है, टार्क इजिकल टू आई अल्फा, एंड टार्क इजिकल टू एफ आर भी होता है। एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए थी कि आई डैश इजिकल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md²। जब दो एक्सिस हम ऐसी लेते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उनके बीच का डिस्टेंस d होता है, तो आई डैश और आई दूसरी सेंटर ऑफ मास पर सेंटर ऑफ मास की एक्सिस होती है, यानी कि एक ऐसी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से होके क्रॉस होती है, देन आई डैश इजिकल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md² होता है। तो इस फैक्ट से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 प्योर रोलिंग का क्वेश्चन था कि इसमें क्या होता है कि इनिशियल आपने देखा कि डायग्राम में दिखाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और इनिशियल जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो v0 है टुवर्ड्स राइट। अब जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है देन और ओमेगा 3 v0/r है, यानी कि जो रोटेशनल वेलोसिटी होगी नीचे वाले पॉइंट की, बॉटम पॉइंट की, वो 3v0 होगी। क्या होगी, 3v0 होगी। एंड चूंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो भी राइट साइड जाना चाहेगा, राइट साइड मूव करना चाहेगा, यानी कि बॉटम पॉइंट पे नेट जो मूवमेंट होना चाह रहा है वो राइट साइड है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा। और इनिशियली क्या होगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को, एंड उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा तब तक जो है। और क्या करेगा, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क भी लगाएगा, जिससे जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल मोशन हो रहा है इसका क्लॉकवाइज रोटेशनल मोशन करवाएगा, यानी कि ओमेगा की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। एंड इधर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगी, एंड फिर ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दूसरे साइड में हो जाएगी, यानी कि निगेटिव में चली जाएगी, एंड निगेटिव में बढ़ेगी और इधर ओमेगा घटेगा। फिर एक ऐसी पोजीशन आएगी जब इधर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि निगेटिव में हो गई एंड ओमेगा जो कि राइट साइड में वेलोसिटी दे रहा होगा, दोनों की वैल्यू जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो ओमेगा डबल डैश आर एंड वी डबल डैश की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो जो बॉटम पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एंड इसी को यहाँ पर तब कोई स्लिपिंग नहीं होगी, एंड जब स्लिपिंग नहीं होगी यानी कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, एंड ये कंडीशन प्योर रोलिंग की कंडीशन होगी। तो बाय द वे इतना समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले डिक्रीज होगी एंड लिनियरली डिक्रीज होगी। क्यों लिनियरली होगी, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो μmg है, वो कांस्टेंट है, इसीलिए लिनियरली डिक्रीज होगी। ग्राफ उसके बाद ग्राफ में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगी, एंड जीरो होने के बाद वो निगेटिव हो जाएगी। एंड अगर किसी को ना समझ में आया हो तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी लिनियरली डिक्रीज होगी, जीरो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि डायरेक्शन जो इस तरफ था ये जीरो हो गया, यहाँ पे आप देखिए जीरो हो गया, उसके बाद ये निगेटिव हो गया, यानी कि देखिए यहाँ से निगेटिव हो गया, निगेटिव में इंक्रीज होगा, यानी कि वेलोसिटी देखिए बढ़ रही है, निगेटिव में इंक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, एंड यहीं पे प्योर रोलिंग की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला ग्राफ सही रहेगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था।
बाकी ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, इसमें फैक्ट पता होना चाहिए था कि जी स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। इसे कंपैरिजन करके वैल्यू रख के आप निकाल सकते थे, थोड़ा कैलकुलेशन करके। क्वेश्चन नंबर 21, स्केप वेलोसिटी वी ई इक्वल टू रूट ओवर 2 जी आर होती है किलोमीटर पर सेकंड में, एंड इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड भी आती है, एंड ये मास ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें पता होना चाहिए था कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी माइनस का जी एम वन एम टू बाई आर होता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस का जी एम वन एम टू बान आर प्लस एच हो जाता है। एंड इसका जो निचोड़ निकलता है जब हम अर्थ के सरफेस से फेंकते हैं, एंड इसका जो मतलब कि डेरिवेटेड फार्मूला निकलता है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस एच बाई आर होता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन में एच बराबर आर दिया गया है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर जी एच हो जाता, एंड जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड हो तो उसमें वर्क डन सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, जैसे कंजर्वेटिव फील्ड जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 आपका सॉल्व हो जाता है, जैसे आपको पता होना चाहिए था कि लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री दैट इज हीट लॉस इजिकल टू हीट गेन एंड क्यू इजिकल टू एम एल, या फिर अगर फेज चेंज हो रहा हो तो क्यू इजिकल टू एम एल, एंड जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है देन क्यू इजिकल टू एम एस डेल्टा टी यूज किया जाता है। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम, एंड लेटेंट हीट आप यहाँ पे आइस आपको कैलकुलेट ही करनी थी। बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, जिसको बढ़िया डाटा और अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आइडियल गैस के लिए जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी का, वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, यानी कि सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। डेल्टा यू इजिकल टू एन सी वी डेल्टा टी इजिकल टू एन सी वी, एंड डेल्टा टी को टी बी माइनस टी ए भी लिख सकते हैं। फिर डेल्टा यू इजिकल टू सी वी बाई आर पी वी बी वी माइनस पी ए वी ए, एंड ये कैसे हमने डिराइव किया, पी वी इजिकल टू एन आर टी। यहाँ पर डेल्टा यू इजिकल टू एन सी वी डेल्टा टी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, तो पी वी इजिकल टू एन आर टी से हम फार्मूले को चेंज कर लेंगे। डेल्टा यू इजिकल टू सी वी बाई आर पी वी बी वी माइनस पी ए वी ए हो जाएगा। कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, दैट इज जैसे कि सी भी इजिकल टू एफ बाई टू आर होता है। क्या होता है, सी भी इजिकल टू एफ आर बाई टू होता है, जहाँ पे एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सी पी इजिकल टू सी वी प्लस आर होता है, इजिकल टू एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर होता है, एंड द गामा इजिकल टू सी पी बाई सी बी इजिकल टू 1 प्लस 2 बाई एफ होता है। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, दैट इज मोनोटामिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटामिक के लिए 5, ट्राइटामिक लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 5, एंड ट्राइटामिक नॉन लीनियर या फिर पॉलीटामिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। एंड सी भी की वैल्यू आपके याद कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो सी भी की वैल्यू 3 आर बाई 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो सी भी की वैल्यू 5 आर बाई 2, एंड 6 है तो 3 मतलब कि 6 आर बाई 2 यानी कि 3 आर कर सकते हैं। सो सी पी की वैल्यू आपको पता है सी बी प्लस आर होती है, यानी कि 3 आर बाई 2 में आर जोड़ेंगे देन 5 आर बाई 2, सो रिस्पेक्टिवली आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड गामा का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, आइडेंटिफाई करता है टाइप ऑफ गैस। कहीं भी आपको गामा की वैल्यू दी है तो उससे आप गैस का टाइप पता कर सकते हैं कि वो मोनोएटॉमिक है, डायटामिक है, ट्राइटामिक है, या फिर ट्राइटामिक नॉन लीनियर है। सो आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ क्वेश्चन पे तो डेल्टा यू इजिकल टू सी बी बाई आर पी वी बी बी माइनस पी ए वी ए से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, जबकि सी बी की वैल्यू 3 बाई 2 आर लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको शायद हीलियम गैस दी गई है या फिर कौन सी गैस दी गई है, वो मोनोएटॉमिक गैस है, इसीलिए 3 बाई 2 आर यूज कर लेते, एंड क्वेश्चन 4.5 पी वी पी नॉट वी नॉट आ जाता। क्वेश्चन नंबर 26 काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था विंस लॉ का, यहाँ पे जो कि विंस लॉ कहता है कि लेमडा एम इज इक्वल टू बी बाई टी, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ जब होती है तो टेम्परेचर मिनिमम होता है, एंड टेम्परेचर अगर मैक्सिमम करना है तो वेवलेंथ मिनिमम हो जाती है। तो लेमडा एम इज इक्वल टू बी बाई टी, या फिर बी बराबर लेमडा टी भी कर सकते हैं, जहाँ पे बी विंस कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ से कंपैरिजन करके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। बाय द वे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इमिसिविटी होती है, यानी कि जितना जल्दी जल्दी वो इमिट करेगा उतना ही अच्छा मतलब कि कूल होगा उतना जल्दी। एंड किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन कहता है कि बेटर इमिटर बेटर ऑब्जर्वर भी होता है, यानी कि जो जल्दी इमिट करता है वो जल्दी ऑब्जर्व भी करता है। सो यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे कि जो वाई वाला मटेरियल है, वाई वाला पार्टिकल है, वो सेम टाइम में क्या कर रहा है, सेम टाइम में ज़्यादा टेम्परेचर लूज कर रहा है एज कम्पेयर टू एक्स वाले मटेरियल से। सेम टाइम में ज़्यादा टेम्परेचर लूज कर रहा है, उसका ग्राफ नीचे है। सो सेम टाइम में ज़्यादा टेम्परेचर लूज कर रहा है, यानी कि इमिसिविटी ज़्यादा होगी, एंड रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा है, यानी कि इमिसिविटी ज़्यादा होगी। तो ई वाई बराबर ग्रेटर देन ई एक्स, और किरचॉफ लॉ के अनुसार जिसकी इमिसिविटी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्बिविटी पावर भी ज़्यादा, तो ए वाई ग्रेटर देन ए एक्स। थोड़ा नॉर्मली क्वेश्चन था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग y इजिकल टू डेल्टा टी नॉट के होता है, यानी कि y इजिकल टू एम एक्स का फार्मूला है, जो कि स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा एंड पॉजिटिव स्लोप होगा एंड इंटरसेप्ट 0 है। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि
चेंज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर जितना हाई होता है, मीन्स चेंज इन टेम्परेचर जितना हाई होता है रेट ऑफ कूलिंग उतनी ज़्यादा होती है, एंड टेम्परेचर कम होता जाएगा देन रेट ऑफ कूलिंग घटती जाती है। यानी कि अगर आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे रखते हो तो वो जल्दी ठंडा होगा देन आप उसको 50 डिग्री सेल्सियस पे रखते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में आपको किसी शैडो एसएचएम ऑफ शैडो के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि शैडो का एसएचएम क्या होता है। तो लॉजिक क्या था इसमें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन यूनिफॉर्म सर्कल इट्स शैडो यानी कि प्रोजेक्शन ऑन अ वॉल परफॉर्म एसएचएम। जब यूनिफॉर्म सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसका जो शैडो होता है वो वॉल पर एसएचएम परफॉर्म करता है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। इसका जो एम्पलीट्यूड आता है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है शैडो या फिर उसका प्रोजेक्शन, उसका एम्पलीट्यूड रेडियस के बराबर होता है, जो सर्कल कर रहा है उसके रेडियस के बराबर होता है। एंड टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन फॉर वन फुल रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड इजिकल टू रेडियस इजिकल टू डायमीटर बाई 2 0.8/2 यानी कि 0.4 मीटर। एंड चूंकि 30 रिवोल्यूशन 60 सेकंड में कर रहा है तो एक रिवोल्यूशन 60/30 यानी कि 2 सेकंड में कर लेगा, तो टाइम पीरियड 2 सेकंड आ जाएगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो सॉल्व नहीं होगा भाई, इसीलिए मतलब आपने सोल्यूशन देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन तो नॉर्मल ही थे बट सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, दैट इज स्प्रिंग मास सिस्टम पर क्वेश्चन बेस्ड था। एंड स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m/k। एंड फ्रीक्वेंसी 1/2π√k/m हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इजिकल टू 1 टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, t टाइम पीरियड, f फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी √1/2π√k/m यानी कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √स्प्रिंग कांस्टेंट है। सो अगर सॉल्व करना चाहें तो f बराबर √k1 + k2 यानी कि 4 टाइम्स k1 + k2 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ f हो जाएगा। बट कब हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ से देखने को आपको लग सकता है जो डायग्राम दिखाया गया है कि वहाँ पर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन देखने से ऐसा लगेगा, लेकिन वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्शन जब होता है तभी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। वहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया गया है। एंड सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन जिनको नहीं पता बता देता हूँ कि 2 टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल, जिसमें जब एक से अधिक स्प्रिंग यूज की जाती है तो हम उनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो उनका इक्विवेलेंट 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 + 1/k2 हो जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में k1 एंड k2 तो सीरीज में है, बट k1 एंड k2 का इक्विवेलेंट विथ k3 वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाता है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 + k2 होता है। एंड यहाँ पर जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं देन k1 एंड k2 पैरेलल में है, एंड k1 एंड k2 का इक्विवेलेंट k3 के साथ भी पैरेलल में ही है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट स्प्रिंग मास सिस्टम, यानी कि स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में, पेंडुलम के बारे में। पेंडुलम की बात करें तो सबसे पहले टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω होता है। एंड टाइम पीरियड 2π√g/l होता है। क्या होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपको सबको पता है, t इजिकल टू 2π/ω होता है, एंड इजिकल टू 2π√g/l भी होता है। पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π√g/l होता है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आपको निकल के आ जाती है √L/g। तो भाई सिर्फ डिस्कशन देखने से काम नहीं चलेगा, जैसे कि अभी मैंने पीछे एक छोटी सी गलती की, लेकिन आप लोगों ने किसी ने कमेंट नहीं किया कि भाई यहाँ पे गलती हुई है। भाई तो बात करते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें पेंडुलम की, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π/ω इजिकल टू 2π√L/g। एंड वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, a होती है। एंड ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, √g/l होती है। कंपेरिजन करके आप निकाल सकते हैं टाइम पीरियड से 2π√L/g से, तो वी मैक्स जो वैल्यू होगी a इजिकल टू a × √g/l होगी। तो ये फैक्ट अगर आपको याद है तो मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। देन मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है वो नीचे एकदम जब डाउन, मैक्सिमम जो टेंशन होता है जब बॉटम पॉइंट आता है वहीं पे मैक्सिमम टेंशन होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी भी वहीं पर होती है। एंड टेंशन वहाँ पे क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ऊपर की तरफ टेंशन माइनस का नीचे की तरफ mg बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स mv_max²/l। सो टेंशन इक्वल टू mg + mv_max²/l। एंड वी मैक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली a√g/l, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे देन a²g/l आएगा। एंड mg इक्वल टू w है तो w + w a²/l², एंड w कॉमन लेंगे तो w × 1 + a²/l² इज इक्वल टू टेंशन, यानी कि मैक्सिमम टेंशन। सो क्वेश्चन नंबर 31 देखने में कॉम्प्लेक्स था बट सॉल्व इजीली हो गया, बट अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है देन तभी हो पाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में आपको इस इक्वेशन का मतलब क्लियर होना चाहिए, जैसे कि y इक्वल टू a sin ωt + -kx। तो y क्या होता है, पार्टिकल का ऑसिलेशन बताता है। एंड a क्या है, a एम्पलीट्यूड को बताता है। एंड x यहाँ पे वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन को बताता है। एंड ओमेगा इक्वल टू 2π/t एंड k इक्वल टू 2π/λ होता है। एंड ωt एंड kx अगर सेम साइन है, यानी कि -ωt - kx, या फिर
प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स, देन डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव होगी, यानी कि माइनस एक्स में जाएगी। एंड अपोजिट साइन हुआ यानी कि माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स या फिर प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स, देन मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा यानी कि पॉजिटिव ऑफ एक्स में जाएगा। वेव प्रोपगेशन किस एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, जेड में जाएगा, वो ये वेव प्रोपगेशन बताएगा, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा गया वो बताएगा। एंड डायरेक्शन प्लस एक्स में, प्लस वाई में, प्लस जेड में, वो इस चीज़ से पता चलेगा कि सेम साइन है या अपोजिट साइन है। इससे आपको ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो एम्पलीट्यूड की बात करें, ए डैश क्या होता है, ये थोड़े ये वेक्टर फॉर्म में होते हैं, यानी कि फेजर की तरह ऐड होते हैं, ये वेक्टर होते हैं। ए डैश इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर एंड इक्वल टू रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई होता है। सो अगर ये आपको पता होता है तो क्वेश्चन इजीली आपका बन जाता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। यहाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ओपन आर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L होती है, एंड क्लोज आर्गन पाइप की V/4L होती है। सोनोमीटर वायर की बात करें देन फ्रीक्वेंसी V/2L होती है, एंड जो V होती है यानी कि वेव की वेलोसिटी होती है रूट ओवर T/म्यू होती है। T टेंशन है, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ होता है। सो बेसिकली ओपन आर्गन पाइप एंड क्लोज आर्गन पाइप के बारे में आप बात को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ओपन आर्गन पाइप में V/2L, क्लोज आर्गन पाइप में V/4L होता है। एंड जब ओपन आर्गन पाइप को वाटर में डालते हो, लिक्विड में डालते हो, तो वो क्लोज आर्गन पाइप बन जाती है। एंड लेंथ में भी परिवर्तन होता है, तो आपको एक्चुअली उसको देख लेना होता है कि कितना परिवर्तन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, वर्नियर कैलिपर के बारे में दिया गया था। लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। एंड द रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट माइनस का 0 एरर होता है। क्वेश्चन नंबर 36, ओसिलेशन के केस में चाहे डैम्प्ड ओसिलेशन हो या कोई ओसिलेशन हो, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है यानी कि टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हाफ, एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हाफ के ए स्क्वायर होती है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो मैकेनिकल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल। तो मैकेनिकल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। एंड इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। एंड टार्क 1 बराबर टार्क 2 होगा। एंड टार्क क्या होता है, R क्रॉस F होता है। एंड इसका मतलब R1 F1 बराबर R2 F2 होगा। एंड इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा अगर ध्यान से सॉल्व करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, स्ट्रेस इजिकल टू वाई इंटू स्ट्रेन होता है। वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस है। एंड स्ट्रेस इजिकल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, इजिकल टू वाई यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन डेल्टा L/L होता है। एंड स्लोप की बात करें, इजिकल टू tan थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। देन बस इतने से आपका क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब का क्वेश्चन आया था। कैपिलरी राइज में जो है H हाइट अगर लिक्विड चढ़ता है तो उसका फार्मूला होता है 2T cos थीटा बाई रो RG। क्या होता है, कैपिलरी राइज इन अ लिक्विड H इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन रो RG। H क्या है, राइज ऑफ द लिक्विड, T सरफेस टेंशन, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, R रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एंड यहाँ पर हम बात करें देन H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R होता है। एंड यहाँ पे जो ग्राफ हमें दिया गया H वर्सेज 1/r का दिया गया, यानी कि y इक्वल टू mx का ग्राफ दिया गया, यानी कि स्लोप 2T cos थीटा बाई रो जी है। एंड cos 0 दिया गया, cos 0 का मान 1 है। तो स्लोप की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ से, परपेंडिकुलर बाई बेस करके आप स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। किसी भी पोजीशन से आप ग्राफ देख के स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। एंड उसको 2T cos थीटा बाई cos 0 है, cos 0 का मान 1 यानी कि 2T बाई रो जी से आप इक्वेट कर देंगे। एंड इजिली सॉल्व करेंगे, देन 0.061 न्यूटन पर मीटर आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो ये विस्कोसिटी से क्वेश्चन था। विस्कोसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे कि जो विस्कस फोर्स होता है माइनस का ईटा ए dV बाई dx, एंड फिजिकस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV भी होता है। एंड जो टर्मिनल वेलोसिटी आती है 2/9 R स्क्वायर G रो माइनस सिग्मा बाई ईटा, जहाँ पर हम बात करें F क्या है विस्कस फोर्स, ईटा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए क्या है लेयर का एरिया, एंड dV बाई dx क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर। और ग्रेडियंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ पर यूनिट लेंथ ग्रेडियंट हो जाती है। एंड द VT क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, एंड रो डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, सिग्मा क्या है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पे आपको याद रखना कि VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस का स्क्वायर है, यानी कि रेडियस आप थोड़ा सा बढ़ाते हैं देन टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाती है। एंड और चीज़ क्या है यहाँ पे विस्कोसिटी के केस में, अगर लिक्विड लेते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी घट जाती है क्योंकि लिक्विड पतला हो जाता है। गैसेस केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ती है क्योंकि कोलिजन ज़्यादा होने लगता है। बाकी बात करें क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए तो आपको बस टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए था कि VT इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर G इंटू रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, जहाँ पर रो क्या है डेंसिटी ऑफ द स्फीयर यानी कि मेटल अपॉन माइनस सिग्मा की वैल्यू क्या है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पे वैल्यू रख के आप सॉल्व करते हैं तो आंसर ईटा की वैल्यू आ जाती है इजीली 0.061 पास्कल सेकेंड।
थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो ये रेजोनेंस ट्यूब का क्वेश्चन था एंड इसके जो बेसिक फार्मूले हैं आपको याद होंगे तो देन क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। लेमडा इजिकल टू 2 इंटू एल टू माइनस एल वन एंड एंड करेक्शन क्या होता है, लेमडा यानी कि वेवलेंथ क्या होता है 2 इंटू एल टू माइनस एल वन, एल टू क्या है वो पोजीशन जहाँ पर दूसरी बार रेजोनेंस मिला था, एल वन क्या है वो पोजीशन वो लेंथ जहाँ पे पहली बार रेजोनेंस मिला। एंड करेक्शन क्या है, ई इजिकल टू एल टू माइनस थ्री एल वन बाई टू एंड स्पीड ऑफ द साउंड वी बराबर एफ लेमडा होता है, आपको सबको पता है। मिनिमम लेवल ऑफ लिक्विड कितना होगा, ट्यूब लेंथ माइनस मैक्सिमम रेजोनेंस लेंथ, यानी कि ट्यूब लेंथ कितनी है और मैक्सिमम रेजोनेंस लेंथ कितनी है। ट्यूब लेंथ में से मैक्सिमम रेजोनेंस लेंथ घटा दोगे तो जितना बचा पार्ट उसमें उतना ही लिक्विड भरना पड़ेगा, यानी कि वो मिनिमम लेवल ऑफ लिक्विड है। क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे 42 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 42 भी वही स्ट्रेस इजिकल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का क्वेश्चन था, स्लोप इजिकल टू tan थीटा, इससे आपको क्वेश्चन बन जाता। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें सरफेस टेंशन का क्वेश्चन था। सरफेस टेंशन लिक्विड में होता है क्योंकि फोर्स प्रेजेंट, कोहेशन फोर्स प्रेजेंट होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है एंड गैसेस में नहीं होता, यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। गैसेस में नहीं होता है क्योंकि कोहेशन फोर्स एब्सेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, तो रीजन भी करेक्ट है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें वेलोसिटी ग्रेडियंट, अभी मैंने बताया ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ होता है डी बाई डी एक्स एंड वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 80 मीटर पर सेकंड से यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, जब एक तरफ से फ्लूइड इंटर करता है वेलोसिटी v1 से एंड एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया a1 है, देन a1 v1 एंड दूसरे साइड का वही सब कुछ जोड़ दो a2 v2 प्लस a3 v3। सो नॉर्मल मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो या फिर कहीं कोई डाउट हो या फिर कहीं कोई गलती मिस्टेक हो देन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको और अच्छा से एक्सप्लेनेशन आता है, कुछ आसान सी ट्रिक है, देन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता हो। एंड ऐसे ही जितने भी मेजर टेस्ट होंगे सभी के सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर काफ़ी मेहनत होगी एंड इसी तरह आप लोगों को भी टेस्ट एनालिसिस करना है, क्योंकि भाई लोग बिना टेस्ट एनालिसिस के आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, कुछ भी कर लें, कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो पढ़ाई करते रहिए, आपके आने वाले टेस्ट के लिए आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे नंबर लाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल।